हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम चैप्टर सेकंड हम कर रहे हैं। तो चैप्टर सेकंड के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय या परिवार व्यवसाय। इसको हम पढ़ेंगे। ये जो है ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है हमारे देश में बिजनेस करने की। जब एक पूरी फैमिली मिलकर क्या करती थी, बिजनेस करती थी, तो ये पौराणिक समय से चल रहा है, इसीलिए इसको हम ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है? इट रेफर टू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस बिजनेस का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इसका मालिक होती थी, उसके जो मेंबर्स होते हैं और सब मिलकर उस व्यवसाय को करते हैं। ऐसे किसी व्यवसाय को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या HUF कहते हैं। किसके नियम कानून इस पर चलते हैं? तो इट इज़ गवर्न्ड बाय द हिंदूज लॉ। तो जो हिंदू कानून है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो इसको चलाता है। तो इसी को हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब क्या होता है इसमें, जैसे हमने पढ़ा अभी विभिन्न प्रकार, जो हम 3 प्रकार पढ़ चुके हैं और आज ये हम इसका चौथा टाइप कर रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद 5वां ही बचेगा। तो इसका मेंबर कौन बनता है? तो जो बेसिस है मेंबर बनने का, मतलब कि सदस्य होने का इस ऐसे व्यवसाय का, इन द बिजनेस इज बर्थ। तो जन्म से ही जो उस परिवार में जन्म ले लेगा वो बाय बर्थ जो है मेंबरशिप गेन कर लेता है उस पर्टिकुलर फैमिली, मतलब जो उस व्यवसाय को कर रही है। जो उस व्यवसाय में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो बाय बर्थ वो क्या कर सकता है या उसको क्या मिल जाता है? मेंबरशिप मिल जाती है। और वो भी कितनी? देखिए 3 सक्सेसिव जनरेशन, मतलब कि उस व्यवसाय में 3 जो सक्सेसिव जनरेशन होती हैं, दादा, बेटा और पोता, ये 3 जनरेशन मिलकर जो है क्या करती हैं? मेंबरशिप गेन कर लेती हैं बाय बर्थ। तो उसकी 3 जनरेशन बाय बर्थ जो है उस बिजनेस के मेंबर होते हैं, उसके ओनर बन जाते हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल। चलाता कौन है ऐसे बिजनेस को? तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो द बिजनेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द फैमिली। जो उस एक फैमिली का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति जो होता है, जिसको हम हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अभी दे रहा था कि दादा, बेटा और पोता, तो जो दादा हैं वो उसके क्या होते हैं? हेड होते हैं। वो उसको चलाते हैं और जो उम्र में सबसे बड़े होते हैं, जो भी मेंबर उम्र में सबसे बड़े हैं, वही उस व्यवसाय को चलाएंगे। और उसी को हम जो उसको बिजनेस को कंट्रोल करता है, चलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता। तो आपसे कर्ता के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कर्ता कौन होता है? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द HUF हु इज हेड ऑफ द फैमिली। सबके पास इक्वल ओनरशिप राइट होती हैं, हर मेंबर के पास ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एनेस्टर। पूर्वजों की जो भी संपत्ति होती है उस पर उनका बराबर का हक होता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? ऐसे हर व्यक्ति को जो बाय बर्थ मेंबर बन रहा है तो उसको जो इक्वल ओनरशिप राइट मिली है एनेस्टर प्रॉपर्टी पे, उसको हम को पार्सनर कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि को पार्सनर कौन होता है, जिसको हम हिंदी में सह समांशी कहते हैं। वो होता है जिसको बाय बर्थ जो पूर्वजों की संपत्ति होती है उसमें समान स्वामित्व मिल जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमको समझना था। इसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, पहले मेल आते थे बट आज की डेट पर फीमेल भी आती हैं, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन, यही 3 टॉपिक हैं हमारे। तो सबसे पहले फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले इसका गठन, फॉर्मेशन क्या होता है? तो कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अगर हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, क्योंकि अगर अकेला होगा तो वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहलाएगा। तो उस फैमिली में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और उनके पास पूर्वजों की संपत्ति होनी चाहिए।
तो दो कंडीशन है, कम से कम 2 मेंबर और पूर्वजों की संपत्ति। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। एज जो मेंबरशिप है, जो सदस्यता है या ओनरशिप राइट है, वो कब से मिल रही है? बाय बर्थ, वो भी 3 पीढ़ियों को। चलती कैसे है वो हमने पढ़ लिया। हिंदूज लॉ चलते हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके थ्रू ये बिजनेस को क्या किया जाता है? मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो फॉर्मेशन की ये प्रक्रिया है गठन की। दूसरा आता है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जितने मेंबर्स हैं एक्सेप्ट कर्ता, कर्ता कौन था? जो उस व्यवसाय को चलाएगा। तो कर्ता को छोड़कर बाकी सबकी लिमिटेड है। दैट्स मीन्स उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर बिजनेस की डेप्ट को पे नहीं करना पड़ेगा। पर जो कर्ता होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। पूर्वजों की संपत्ति और पर्सनल प्रॉपर्टी दो अलग अलग मैटर हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल क्लैरिफाई होना चाहिए। जो मैंने खुद कमाई है वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और जो मुझे अपने पूर्वजों से मिली है वो पूर्वजों की संपत्ति कहलाती है। तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचकर अगर बिजनेस का उधार बचा है तो उसको चुकाना पड़ेगा, बट बाकी मेंबर्स के लिए ऐसा नहीं होता। तो लाइबिलिटी की सिचुएशन ये है। कंट्रोल बार बार आप पढ़ते हो, तो कंट्रोल की क्या सिचुएशन है? तो कंट्रोल हमें पता है कि कौन करता है, एल्डर मेंबर करता है, जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं। तो उसके हाथ में कंट्रोल होता है, वो ही सारे डिसीजन लेता है, और डिसीजन सब मेंबर पर बाउंड होते हैं। वैसे भी वो एल्डेस्ट मेंबर है, तो एल्डेस्ट मेंबर की इज्जत होती है घर में, तो उसकी बातों को वैसे भी आसानी से मान भी लिया जाता है, क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हम अपने बड़ों की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती ऐसे बिजनेस के अंदर। परिवार ही है, तो परिवार वैसे भी रेस्पेक्ट की वजह से उनके सारे जो डिसीजन होते हैं उनको मानने के लिए बाध्य अपने आप ही हो जाते हैं। तो कंट्रोलिंग में इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। तो आपको पता है कम से कम 2 मेंबर रहने चाहिए। तो अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो भी बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा उस फैमिली के अंदर वो पोजीशन ले लेगा कर्ता की, और बिजनेस जो है स्टेबल रहेगा। बिजनेस के जो एग्जिस्टेंस है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कॉन्टिन्यूटी क्या है? उसकी स्टेबल है। तो फ्यूचर में जब हम गुण पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम स्टेबल एग्जिस्टेंस। तो अभी हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे तो वो स्टेबल है, समझना जरूरी था। माइनर मेंबर आपने देखा कि बाकियों में नहीं होते, कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए। बट यहाँ क्योंकि बाय बर्थ मेंबरशिप मिल रही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर एक जो माइनर होता है वो भी मेंबर होता है। तो माइनर भी इस व्यवसाय के अंदर मालिक होता है या मेंबर होता है। अब आती हैं मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब गुण है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में क्या कुछ अच्छी बातें हैं? तो सबसे पहले इफेक्टिव कंट्रोल होता है, ऑब्वियसली है। कर्ता को डिसीजन लेने होते हैं, कर्ता सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, तो उनके डिसीजन सब लोग मानते भी हैं, और उनके पास, क्योंकि हम मानते हैं हमारे बड़ों के पास ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस होता है, तो वो ज़्यादातर अच्छे ही डिसीजन लेते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर डिसीजन कभी कभी व्यवसाय के लिए भी और पर्सनली भी गलत हो सकते हैं, पर नॉर्मली यही एज्यूम किया जाता है कि हमारे बड़े डिसीजन सही लेते हैं। दिस आल्सो लीड टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन। तो जल्दी डिसीजन होते हैं, बड़े को लेने होते हैं, किसी से पूछने की आप सलाह जरूर ले सकते हैं, पर आप अपने लेवल पर उस डिसीजन को ले सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट होता है, शीघ्र होता है इसका मतलब, और फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, क्योंकि बातचीत कर हम परिवार के ही लोग हैं, तो मिलकर हम अपने छोटों की बात अगर अच्छी लग रही है तो उसको मान भी सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल भी इसलिए होता है क्योंकि व्यवसाय में जितने भी लोग हैं वो उसी परिवार के सदस्य हैं, तो इसलिए प्रॉम्प्ट और फ्लेक्सिबल डिसीजन होते हैं। बिजनेस अभी हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूड रहता है, उसकी वो स्टेबल होता है उसकी एग्जिस्टेंस। तो अगर कर्ता की डेथ भी हो जाए तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो उसकी पोजीशन को ले लेते हैं, और बिजनेस की कंटिन्यूटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था कि लायबिलिटी जो है लिमिटेड है, किसको छोड़कर? कर्ता को छोड़कर। तो जितने भी को पार्टनर्स हैं
मतलब कि जो बाय बर्थ मेंबर बने हैं उन सब की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, कर्ता को छोड़कर सिर्फ। ये हमने पढ़ लिया था भाई। आपस में क्योंकि एक ही फैमिली के सब लोग हैं तो लॉयल्टी भी बनी रहती है, कोऑपरेशन भी बनी रहती है। तो हम अपने ही जो परिवार है उसको धोखा नहीं देते, तो निष्ठापूर्वक हम काम करते हैं और अपने आप ही सहयोग देते हैं। अपने जो भी कर्ता हैं, कर्ता का मतलब सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, तो उनको हम पूरा सहयोग सम्मान के माध्यम से भी देते हैं, और क्योंकि वो हमारे परिवार के हिस्सा हैं तो उस वजह से भी हम देते हैं। Since business is run by the member of family, there is greater sense of loyalty towards one another. तो निष्ठापूर्वक हम कार्य करते हैं, और जो क्या हमारी मदद करता है कोऑपरेशन लाने में सभी मेंबर्स के बीच में। अब आती हैं लिमिटेशन, कुछ सीमाएं, कमियां। तो पहली ये है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्योंकि आप जो भी एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी है, पूर्वजों की संपत्ति है, उसी को बिजनेस में लगा पाते हैं। कुछ हद तक आपको लोन भी मिल जाता है, तो उसको ज़्यादा फैलाने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। तो एक्सपेंशन के बिजनेस को उसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिमिट होती है, उसकी एक लिमिट होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, लिमिटेड रिसोर्सेज, ये आपको ज़्यादातर में मिलेगी, कंपनी को छोड़कर सब में ये पॉइंट आपको मिलेगा। ये आपने पढ़ी लिखा है कि जो कर्ता होता है उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो इस वजह से उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती हैं अगर बिजनेस का डेप्ट अभी चुकाना बाकी है तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है कर्ता के लिए कि वहाँ पर लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। कर्ता का डोमिनेंट होता है, डोमिनेंस होता है, वो प्रभुत्व होता है, क्योंकि वो सबसे बड़े मेंबर भी हैं, तो हम रेस्पेक्ट की वजह से भी उनकी बात मानते हैं। अगर वो कहीं पर गलत हो जाएं या उनको उतनी नॉलेज ना हो, जिस वजह से बिजनेस में लॉस हो रहे हों, डिसीजन गलत भी हो सकते हैं बड़ों के भी, तो ऐसे केस में क्योंकि डोमिनेंस कर्ता की होती है और हमें उनको मानना होता है, तो कभी कभी आपसी मतभेद जो परिवार में आप देखते हो नॉर्मली मिलते हैं। व्यवसाय में वो और ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि व्यवसाय में सिर्फ मानसिक हानि नहीं होती, उनको फाइनेंशियल हानि भी होती है, तो उनको फाइनेंशियल लॉस भी सहना पड़ता है, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो बिज़नेस है उसको बांटना पड़ जाता है, उसको दो हिस्सों में बांटना पड़ जाता है। तो जैसे आपने देखा था धीरू भाई अंबानी का जो बिज़नेस था वो वैसे कंपनी फॉर्म में था, बट अगर मैं उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं एग्जांपल सिर्फ डिवाइड करने का कह रहा हूँ, तो उनको दो भाइयों में उस बिज़नेस को बांटना पड़ा। तो कभी कभी ऐसे बिज़नेस में भी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, जो नॉर्मली अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, उसमें ये एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर फिर बिज़नेस दो हिस्सों में टूट भी सकता है। अब जो कर्ता होते हैं उनकी मैनेजरियल स्किल जो होती है वो लिमिटेड होती है। उनको एक्सपीरियंस ज़रूर हो सकता है, पर हर चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। प्रबंध करने में एक्सपर्ट वो हों ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो एक्सपर्ट उसमें नहीं होते इतने, तो इस वजह से कभी कभी डिसीजन अनवाइज हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो अगर हमने कोई अनवाइज डिसीजन ले लिया तो उस वजह से लॉस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली कभी कभी आपको पुअर प्रॉफिट देने में या कहें कि लॉस सहने के लिए भी उस बिज़नेस में संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैनेजरियल एबिलिटी जैसी हमारी सोल प्रोप्राइटर में थी, सेम टाइप की मैनेजरियल एबिलिटी यहाँ पर भी होती है। मैं हर कार्य में परफेक्ट नहीं हो सकता, और मैं जो परफेक्ट हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको अपॉइंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास साधन भी सीमित हैं। तो इसलिए हमें लिमिटेड मैनेजरियल स्किल जो एक कर्ता की होती हैं उनके थ्रू बिजनेस को चलाना होता है, तो वो कभी कभी नुकसान पहुंचाने की कंडीशन बना देता है। ये मैं बता रहा था आपको मेल फीमेल वाला। तो जेंडर इक्वेलिटी का ऑर्डर आ चुका है कोर्ट के थ्रू। तो अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को बराबर जो हैं मेंबरशिप राइट हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, द डॉटर ऑफ ए
co-partner of a joint Hindu family business shall by birth become a co-partner। तो अब लड़कियों को भी उतना ही अधिकार है को-पार्टनर बनने का जितना लड़कों को था। तो इसीलिए अब को-पार्टनर मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सच जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कभी अगर बिजनेस को दो हिस्सों में बांटना पड़े तो जो भी को-पार्टनरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो पूर्वजों की संपत्ति होती है, वो इक्वली डिवाइड होती है, मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, मेल और फीमेल, वो सब में इक्वली डिवाइड होती है। अब क्योंकि कर्ता की बात हम बार बार करते हैं, जो एल्डेस्ट मेंबर कहते हैं, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो एल्डर मेंबर है, मेल हो या फीमेल हो, वो कर्ता बन जाता है। एक जो मैरिड डॉटर है जिसकी हमने शादी कर दी है, उसके पास भी इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में, चाहे बेशक उसकी शादी हो चुकी हो। तो इस समय जेंडर इक्वेलिटी है। तो हिंदू फैमिली बिजनेस हो या हिंदू प्रॉपर्टी वाला जो कानून है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें मेल फीमेल को इक्वल ओनरशिप राइट है पूर्वजों की संपत्ति में। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है ये यहाँ पर समाप्त होती है। आपके सामने मैंने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो एक इस समय कम देखने को मिलती है हमारे देश में, वो टॉपिक आपके सामने रखा। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा कंपनी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक यू।